ड्रग्स के मामले बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ड्रग्स के मामले बढ़ किस लिए रहे हैं और ड्रग्स आखिर लोगों के घरों तक पहुँच कैसे रही है? पहुँचाने वाले कौन हैं? बड़े मगरमच्छ हमेशा हमेशा ये एक ज़िक्र रहता है कि बड़ा मगरमच्छ हाथ नहीं चढ़ता। छोटे-छोटे लोगों को, ड्रग्स सेवन करने वालों को या फिर 10 ग्राम वाले को पकड़ा जाता है। जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो कैसे बच जाते हैं? हाल ही में एक मामला सामने आया, जिसमें परवेज़ का पुलिस का आमना-सामना होता है। मीडिया ने ये खबरें दिखाई कि एनकाउंटर हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ अलग-अलग खबरें दिखाई मीडिया की ओर से। लेकिन बाद में पुलिस की ओर से ये बयान आता है, उसके आला अधिकारी ये कहते हैं कि परवेज़ शहीद है, उसने शहादत पाई है। तो शहादत कैसे पाई उसने? हुआ क्या है ये सारा मामला? किस तरीके से पेश आया? ये सारी घटना कैसे हुई? लोग इसे कैसे देख रहे हैं? मीडिया इसे कैसे दिखा रहा है? और पुलिस इस मामले को कैसे देख रही है? इस मामले की जाँच कैसे होगी और जाँच किस तरीके से की जा रही है? क्या जाँच हो पाएगी? बड़े सारे सवाल हैं। और उसके बाद एक सवाल ये भी है कि उस परिवार का क्या? जिस परिवार में अभी हाल ही में परवेज़ की शादी हुई थी, उसके बाद उसकी मौत इस तरीके से होगी, परिवार ने सोचा तक नहीं था। घर के हालात क्या हैं, वो आप मीडिया में देख रहे हैं। बहरहाल इससे पहले मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं की है। आज कुछ लोग मेरे साथ हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं सुधीर कुमार और मेरे साथ एडवोकेट अकरम मेरे साथ हैं इस वक़्त, और मेरा मकसद ये है कि इस मामले की गहराई तक पहुँचा जाए। इस बीमारी का इलाज किया जाए जिसे चिट्टा कहा जा रहा है, और इनोसेंट लोग ना मारे जाएँ। इनोसेंट लोगों का मारा जाना ये साबित होता है कि बड़े मगरमच्छ कहीं न कहीं सेफ़ हैं, ये लोग कह रहे हैं, और जो आम व्यक्ति है, अगर वो जिसका कोई कसूर नहीं है, वो ऐसे मरता है, तो एक बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर, सुरक्षा एजेंसियों पर खड़ा होता है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि नशा पहुँचता कैसे है? शुरुआत करते हैं सुधीर कुमार से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहला सवाल इनसे इसीलिए है क्योंकि एक लंबा समय पत्रकारिता में ये रहे हैं और ऐसी खबरों पर इन्होंने काम किया है। फिर अकरम साहब के पास आएँगे क्योंकि ये वकील हैं और कोर्ट में ऐसे मामले इनके पास पहुँचते हैं, ये उन मामलों को कैसे डील करते हैं, और इस मामले को, जो परवेज़ का मामला है, इस मामले में भी ये खुल कर के सामने आए हैं। काफ़ी सारे वकील वहाँ पहुँचे थे, और परिवार से क्या बात हुई है और आगे ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, उस पर भी बात करेंगे। सुधीर साहब, ये ड्रग्स को लेकर के इनोसेंट परवेज़ जो है, अब पुलिस उसे शहीद बता रही है कि उसने शहादत को गले लगाया है। क्या मामला आप समझते हैं कि अ, वो पहले मीडिया दिखा रहा है कि एक ड्रग पेडलर था और पुलिस ने कार्रवाई की, आमना-सामना हुआ और उसे मार गिराया, और रातों-रात कहानी चेंज होती है। जब ये वकील लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनके समुदाय के लोग पहुँचते हैं, तो फिर उसके बाद कार्रवाई पुलिस अपने ही लोगों पर करती है। देखो संसार जी, इसमें ऐसा है कि आपने सबने देखा इनिशियल स्टेज में जब ये शुरू हुआ तो पुलिस ने ये कहा क्रॉस फायरिंग में उसकी डेथ हो चुकी है। क्रॉस फायरिंग तभी होती है कि जब दोनों साइड से गोलाबारी चल रही हो, दोनों साइड से गोलियां चल रही हों, तो वो क्रॉस फायरिंग वाला एंगल भी एक फेक निकला। फिर उसके थोड़ी देर के बाद में इन्होंने कहा कि वो वहाँ पे जो ड्रग्स जो था, ये ड्रग पैडलर का इसको नाम दे दिया, जिसमें मीडिया ने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया कि उसको ड्रग पैडलर ही घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि वाकई ये ड्रग पैडलर है। लेकिन वो ड्रग पैडलर भी नहीं था। धीरे धीरे जब वो काफ़ी इसमें ज़्यादा हल्ला गुल्ला होना हो गया, बड़े बड़े वकील, वरिष्ठ जो अपने हाई कोर्ट से वकील थे, वो सारे वहाँ पे इकट्ठे हो गए। सबने जब इसके ऊपर देखा इसको अच्छे तरीके से, तो उसके बाद में पुलिस ने अपना एक एंगल, शाम तक ये उनका यही था कि हमने ड्रग पैडलर को मार दिया। एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, ड्रग हाँ, पेडलर को मार दिया। ये हेडलाइन और ये पत्रकार उस वक्त बोल रहे थे। लेकिन सुधीर साहब, एसपी साउथ अजय ने ये कहा कि हमने छोटी सी खबर दी थी, मीडिया ने बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया, मीडिया ट्रायल किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप कैसे देख रहे हैं? पत्रकारों की गलती है, पुलिस की गलती है, इन दोनों की गलती है? ये दोनों की गलती है संसार जी। इसका दूसरा यह था कि मॉर्निंग में एक चैनल और था जिसने ये चला दिया कि पुलिस की जिप्सी खेतों में पड़ी हुई है,
वो लोगों ने पुलिस की जिप्सी को उल्टा किया और काफ़ी से पत्थर पुत्थर पड़े थे, उसी का ये एंगल दे दिया। फिर जैसे आपने कहा कि एसपी साउथ, ये काम जो किया था उसको मारने का काम स्पेशल ब्रांच ने किया था। जे.एंड.के पुलिस का जो की स्पेशल ब्रांच थी, उन्होंने उसकी मारा। उसको मैं कहूँगा मारा क्या, उसकी हत्या की। तो बाद में अब हत्या तो कर दी उसकी। अब जब उनको इतना पता नहीं था कि ये मामला इतना फ्लेयर अप हो जाएगा, उन्होंने अक्सर ये होता है कि वो लोग शांत हो जाते हैं, उन्होंने ये देखा नहीं कि ये मामला उनके जहन में नहीं था पुलिस के स्पेशल ब्रांच में कि ये मसला जो है इतना फ्लेयर अप हो जाएगा। फिर जब बड़ा सा प्रेशर आ गया, ऊपर से मंत्रियों का प्रेशर आ गया, सरकार का, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई, तो पुलिस वाले जल्दी जल्दी में वहाँ हरीडली जिसका बोलते हैं ना, उसके घर में पहुंच गए। तो जब उसका जनाजे के बाद उसके घर में पहुंचे, उसके पेरेंट्स के साथ बात की, जिसमें एसपी साउथ जो थे, उन्होंने ये कहा कि ये मतलब शहादत है। मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँगा कि शहादत जो होती है वो या तो बॉर्डर पे होती है, दो मुल्क की फौज आपस में लड़ती है, या फिर देश के अंदर कोई या देश के दुश्मन अंदर घुस आए तो उसके साथ, या कोई मिलिटेंसी ऑपरेशन में चल रहा हो, कोई आर्मी पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस या आर्मी का आदमी उसमें शहीद होता है, उसको शहादत बोलती है। ज्यादातर शहादत जो होती है, जिसको मार्टियर्स बोलते हैं, वो सिर्फ आर्मी को ही होती है। बाकियों को जो होते हैं बीएसएफ, सीआरपी या दूसरे, उनका सिर्फ नाम होता है मार्टियर्स, उनको मार्टियर्स का स्टेटस नहीं मिलता। ये बात भी क्लियर है यहाँ पे। शहादत जो है ना, तो उसकी शहादत, अगर उसकी शहादत हुई है तो फिर इसका मतलब है कि ये जंग लड़ रहे थे ना पुलिस वाले वहां पे। मतलब अगर वो शहीद है परवेज, तो फिर दुश्मन कौन है और किससे उसका जो था वो जंग चल रहा था, वो देश के हक में लड़ रहा था परवेज। वही है ना, अगर वो उसकी शहादत हुई है तो पुलिस किसके साथ जंग लड़ रही थी, परवेज किसके साथ जंग लड़ रहा था, किसी दुश्मन के साथ जंग लड़ रहा था। उसके पास तो हथियार भी नहीं निकले, उसके जो प्रीवियस रिकॉर्ड था, पास्ट जो उसका रिकॉर्ड था, उसके खिलाफ कोई एफआईआर भी नहीं निकली, कोई भी नहीं निकली है। और ये कहा गया कि ये, यहाँ तक उनके पेरेंट्स ने ये कहा कि ये जो सिटी के अंदर जो मलबा वगैरह उठाने का काम या किसी को रेत, ये बजरी वगैरह, हमारे 2-3 ट्रैक्टर हैं, हम पूरे जम्मू में सबको ये चीजें देते हैं, सप्लाई करते हैं, मलबा उठाते हैं और ये जो सामान देते हैं, हमारा ये काम है, हमारा ये बिजनेस है। तो इन्होंने ये किया कि उसको ब्रांडेड कर दिया ना कि ये ड्रग्स का काम कर रहा है। पुलिस ने पहले खुद ही ब्रांडेड कर दिया, इतनी जल्दी से, क्योंकि आपने देखा कि हमने भी देखा हुआ है कि जब 90 की मिलिटेंसी रही, मिलिटेंसी के बाद में क्रेडिट लेने वाला चक्कर रहा। क्रेडिट के चक्कर में ये होता कि जैसे 15 अगस्त आती थी, 26 जनवरी आती थी, ये मिलिटेंट को मार देते थे, किसी को मिलिटेंट बना दिया, किसी मिलिटेंट को मार दिया, कि सिर्फ इसलिए कि कोई प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, कोई प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस, डीजीपी मेडल, ये मेडलों के चक्रों में ये काम करते थे पहले। पर अब ये जो काम हुआ है, तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये भी किसी की मंशा ऐसी थी। किसी को कोई प्रमोशन तो नहीं चाहिए थी, ये भी किसी को कोई ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मैं एक और ऐसा मामला सॉर्ट आउट कर दूं और उसके बाद मेरी प्रमोशन हो जाए, इस चक्कर में हुआ है, या फिर ये गलती से पुलिस से हुआ है, क्योंकि अब तो शहादत का नाम दिया गया और परवेज को शहीद बताया जा रहा है। देखो, ये गलती से नहीं हुआ है, ये डेलिबरेटली हुआ, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि 2 पुलिस वालों को इन्होंने, एक हेड कांस्टेबल को, एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल को इन्होंने सस्पेंड किया। अब यहाँ बात ये आती है कि वो जो 2 लोग थे, उन्होंने खुद अपने आप गोली नहीं चलाई। गोली का ऑर्डर किसने दिया? जब ऐसी सिचुएशन होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे होता है, मैजिस्ट्रेट जो वहाँ पे होगा, गोली का ऑर्डर उन्होंने दिया होगा ना। ऐसे पुलिस ने अपनी मर्जी से गोली चला दी है, कोई इतनी भी वार थोड़ी लगी हुई है कि इतने ज्यादा मिलिटेंट आ गए, सिटी के अंदर आ गया, वो हथियार, वो भी गोली चला रहे हैं, ये भी गोली चला रहे हैं। तो अब जब आपने वो ड्रग पेडलर के चला रहे हो, वहां से अगर आप ये कह रहे हो कि स्टोन बेल्टिंग हो रही है, ये हो रहा है, तो मैजिस्ट्रेट भी तो मौके पे था ना। मतलब किसके कहने पे आप कह रहे हैं कि किसके कहने पे, किसके इशारे पे ये हुआ है, किसके ऑर्डर से ये गोली चली? ये तो सीनियर ऑफिसर के कहने पे चली है। आज वो चाहे माने या ना माने, लेकिन ये 100% है कि उन 2 आदमियों ने गोली नहीं चलाई अपने से,
उनको किसी ने पीछे से गोली चलाने का हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, जिससे वो उन्होंने गोली चलाई। लेकिन ये जो मैंने आपको ये कहा, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना, इन डेप्थ होनी चाहिए। आप ये कहेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा आईवाश हो रहा है, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये मैं आपके पास लौट रहा हूँ, एडवोकेट अकरम मेरे साथ हैं, वो इस मामले के साथ लगातार जुड़े हुए हैं और परवेज के परिवार से इनकी लगातार बात हो रही है और फर्स्ट डे से ये उस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। उस केस को बड़े डीपली ये जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि परिवार से बात हो रही है, उसके यार दोस्तों से बात हो रही है, मोहल्लेदारों से बात हो रही है, तो पहले इनसे जानते हैं। परवेज साहब, अपना अकरम साहब, एडवोकेट साहब हैं अकरम मेरे साथ। अकरम साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, परवेज़ को ड्रग्स पेडलर बताया गया पहले, बाद में उसे गोली मार दी जाती है, उसके बाद अब पुलिस ही उसे शहादत का खिताब दे रही है, मामला है क्या? क्योंकि आप पहले दिन से वहाँ पर हैं और इस मामले को बड़ी नज़दीकी से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए संसार जी, अगर वो ड्रग पेडलर था तो जाहिर सी बात है उस पे कोई ना कोई एफआईआर पहले भी होनी चाहिए थी। उस पे एक भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें उस तरह की कोई भी एफआईआर नहीं बताई है कि जो एफआईआर इस पे परवेज पे ऑलरेडी लगी हो, जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, जिसमें कोई चालान पेंडिंग हो, या जिसमें इसमें इसकी रिक्वायरमेंट हो, कोई इसको पुलिस ढूंढ रही हो। अब ये जिस तरीके से इसके घर वाले, परिवार वाले बताते हैं कि ये अपनी मदर की दवाई लेने के लिए जा रहा था और मोटरसाइकिल पे सवार थे, तो पुलिस के लोग जो सिविल कपड़ों में थे उन्होंने इनको जो है गोली मार दी। गोली का ऑर्डर किसने दिया है वो जाहिर सी बात है, अगर ये लोग ये कहते हैं कि डीएसपी साहब की गाड़ी पे इन्होंने बंदूक से हमला किया, हथियार से हमला किया, तो हथियार तो कोई इनके पास है तो वो तो मीडिया में बताया नहीं है, सामने आया नहीं है। और अगर इन्होंने डीएसपी साहब की गाड़ी पे हमला किया है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे किसी सीनियर ऑफिसर ने तो बोला होगा कि गोली चलाने के लिए, और वो क्यों ज़रूरत आन पड़ी कि गोली ही जो है लास्ट रिजॉर्ट था। अब अगर मैं एक वकील होने के नाते मैं इस चीज़ पे भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि अगर ऑर्डिनरी लॉ हमारे पास है जिसमें हम पुलिस के पास ये पावर्स हैं कि अगर कोई इस तरीके का जुर्म करता है, आपको उसको एफआईआर रजिस्टर्ड करनी है, उसको पकड़ना है, उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, उसके बाद उसको वो जमानत पे बरी होता है या वो अंदर जेल में रहता है कि उसके प्रोसीजर के तहत आगे चलना है। गोली मारने का, सड़कों पे मसले हल करने का या ये इंसाफ करने का, जुर्म से सफाया करने का, ये तो कानून नहीं है। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की बड़ी क्लियर कट जजमेंट्स हैं, बड़ी सेलिब्रेटेड जजमेंट्स हैं कि आप पुलिस वाला हो या कोई भी आदमी हो, वो गोली नहीं चला सकता। और अगर वो पुलिस के लोग भी अगर किसी सिविलियन पे गोली चलाते हैं और वो सड़कों पर मारते हैं, उनके खिलाफ ही 302 में जो है पर्चा लगेगा और उस पे कार्रवाई होगी। यहाँ पे इस केस में पुलिस का जो वर्जन था उसके ऊपर एफआईआर लगी और एफआईआर में आर्म्स एक्ट की सेक्शन को इन्वॉल्व किया और बीएनएस की सेक्शंस लगाई हैं जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का और क्रिमिनल कंस्पिरेसी का पर्चा लगा के उसमें एक तो यही जो जिस लड़के को, हालांकि एफआईआर में ये लिखा है कि नामालूम दोष खास, मगर एक की तो मौत हो गई। अब दूसरा कौन है? दूसरा जो भी है इसमें मुलजिम जो है इन्हीं को बना दिया, एफआईआर इन्हीं के खिलाफ लगी। पुलिस एफआईआर लगाने के बाद भी पुलिस के सीनियर अधिकारी इसको कह रहे हैं कि ये शहीद है, तो एफआईआर भी इनके खिलाफ है। अब काउंटर एफआईआर जो लगनी चाहिए थी वो इनकी कंप्लेंट पे एफआईआर नहीं लगती है। जिन लोगों को सस्पेंड किया है वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक जो है पेंडिंग रहेगा कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में क्या आता है, तो उनको ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है जब एफआईआर में उनका नाम नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, तो वो तो कल बहाल हो जाएंगे। तो फिर उनकी जो सस्पेंशन है वो स्टैंड नहीं करती। तो अब एफआईआर इनके खिलाफ है। कंपनसेशन इनको जो मतलब कंपनसेशन का भी ऐलान करने के लिए उनके परिवार वाले लोगों ने कहा कि हमें, इन्होंने कहा है कुछ हमारे 8-10 लोग जो है वहाँ पे डिपार्टमेंट में इनके पास पुलिस के ऑफिसर्स के जाके मिले, उन्होंने कहा कि हम इनको 35 लाख जो अभी सोशल मीडिया में भी चल रहा है 35 लाख तक का कंपनसेशन और एक इनकी फैमिली में जो इनकी वाइफ है उनको नौकरी, तो साथ में जो है इसको शहादत का दर्जा भी दे दिया जी, ये शहीद है पुलिस के डिपार्टमेंट है। ये लोगों ने फार्मूला मुझे अकरम साहब समझ नहीं आ रहा, किस तरीके से शहादत, कैसे शहादत, मतलब क्या किया उसने, और शहादत वर्ड कहाँ से आया? इस वर्ड को आप समझ पा रहे हैं कि शहादत का वर्ड कहाँ से आया, क्यों लाया गया,
क्या कहानी हुई, क्योंकि एक आला अधिकारी हैं पुलिस के जिनकी ओर से ये कहा गया कि परवेज़ जो है वो उसने शहादत प्राप्त की है। किस लिए? एक तरफ मीडिया ये चला रहा है कि वो ड्रग पेडलर था और वो ड्रग की तस्करी करता हुआ या फिर पुलिस के ऊपर हमला करता हुआ मारा गया, ये खबरें चल रही थी। बीच में से पुलिस के ही अधिकारी कहते हैं शहादत है। ये क्या मामला है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखिए संसार जी, शहादत वाली चीज़ पे ना अभी सर ने बड़ा डिटेल में बताया है शहादत किन को दी जाती है, ये दर्जा कहाँ मिलता है, कैसे दिया जाता है। मैं इसमें मुझे लगता है जहाँ तक कि पुलिस ने ये एक्सेप्ट किया है कि इनसे गलती हुई है और इन्होंने एक इनोसेंट को मार दिया है, ठीक है, उस शख्स को मार दिया है जिसने कोई जुर्म नहीं किया। इसीलिए पुलिस के आला अधिकारी मीडिया के बीच में जाके उनके परिवारजनों के साथ मिलके वहां पे भी ये कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो बच्चा है ये शहीद नहीं हुआ है, ये शहीद हुआ है और ये पुलिस के हाथों शहीद हुआ है। अब ये पुलिस वो जाहिर सी बात है, अब शहादत उसके मतलब दर्जे वाली जो चीज आती है, शहादत शहीद तो हुआ कि आप दुश्मन के साथ लड़ रहे थे और दुश्मन की गोली खा के आप शहीद हो गए। अब ये पुलिस ये किसके साथ लड़ रहा था और इसको किसने गोली मारी? अगर लड़ा होता तो कोई हथियार कोई कुछ दिखता, लड़ा कहाँ है? वो तो आप बता रहे हैं कि इनोसेंट था, माँ की दवाई लेने के लिए घर से निकला था तो रास्ते में ये सब कुछ हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब यही चीज़ तो पुलिस ने ये चीज़ तो पुलिस को क्लियर करनी चाहिए थी। पुलिस को वहाँ पे एक साथ में जो इनके जो परिवार के लोग हैं या जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके कहने पे परिवार की तरफ से कंप्लेंट पे इनको एक एफआईआर रजिस्टर्ड करनी चाहिए थी, जिसमें इस चीज़ की तहकीकात होती डिटेल में कि क्या ये जो है ये जो इसके ऊपर ड्रग पेडलिंग का लेबल लगा के इसको ब्रांड कर दिया कि ये जो ड्रग का काम करता था। तो इसमें कितनी सच्चाई है और इसको क्यों मारा गया है, ताकि जो जिन लोगों ने अगर मारा है उनके ऊपर भी कार्रवाई होती और उन लोगों को भी अपनी गलती का जो है भुगतान करना पड़ता कि आपने गलत तरीके से एक इनोसेंट को मारा है। वैसी एफआईआर तो कोई रजिस्टर्ड हुई नहीं है। जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, जाहिर सी बात है जो उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी वो तो उसी चीज पे होगी जो इन्होंने कहा है कि ये ड्रग का काम करता है, हथियार इनके पास है, जो चीजें इनके पास है नहीं है, कोई हथियार इनके पास नहीं है। एक तरफ से ये खुद ये एडमिट कर रहे हैं कि ये शहीद हुआ है, तो शहीद जाहिर सी बात है ये फिर ये शहीद वाली चीज जो है कि ये इनोसेंट था, तो हमने इनको पुलिस के जो भी लोग थे जिन्होंने गोली चलाई है उन्होंने इसको गलती से मार दिया या इनको इंटेंशनली मारा है और गलती उनकी है, ये एडमिट किया है। ये तब शहीद हुआ। ये तब अच्छा, शहीद हुआ। एक सवाल है मेरे से, फिर मैं लौटूंगा सुधीर साहब पे दोबारा वापस। मुझे ये चीज़ बताइए, परवेज़ को गोली कहाँ लगी और बॉडी के किस पार्ट पर गोली लगी है? क्योंकि उमूमन ये रहता है कि पहली आपको हवा में फायर करना है, दूसरा आपको अगर वो नहीं रुकता है तो फिर आपको उसकी टांग पे गोली मारनी है, ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो परवेज़ को गोली कहाँ लगी है? देखिए मैंने उसका जनाजे को देखा नहीं है, मैंने उसको देखा नहीं है कि उसको गोली कहाँ लगी थी, पर जाहिर सी बात है ये आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर आप वो किसी कोई भी बंदा जिसको आप पुलिस चेज कर रही हो, अगर वो लगता है कि बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि इसको आपने शूट करना है तो वो क्रिमिनल हो, कोई तो वांटेड क्रिमिनल हो, आप उसको भी और जिसमें आर्डर हो कि आप गोली चला सकते हैं, क्योंकि ये तो कानून कहता है ना, ये तो हिंदुस्तान का कानून है कि आप किसी को वैसे ही किसी भी जो मतलब मुलजिम को गोली नहीं मारनी है, तो गोली जिसमें आप वैसा हो कि ऑर्डर हो कोई, तो आपने गोली चलानी है तो आपने गोली उसकी चेस्ट पे नहीं मारनी है, आपके उसने हेड पे शूट नहीं करना है, आप उसके पैर पे गोली चलाएंगे, वहां गोली चलाएंगे जहां से उसकी मौत ना हो पर वो आपके हाथ में आ जाए। तो इसको तो मैंने उसको देखा नहीं है, उसकी बॉडी को नहीं देखा है, क्योंकि वो जब वहां पे वो जनाजा उनका वहां पहुंचाया था उस टाइम वो पूरी तरीके से उनको जो है लास्ट राइट के लिए तैयार किया हुआ था, तो इस तरीके मैंने उसको नहीं देखा, पर ये है कि उसको गोली जो लगी है उससे ही उसकी मौत हुई है। ये तो जो है मेडिकल जो हुआ है उसका पोस्टमार्टम वगैरह ये सारी चीजें उसमें आई हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है, आपने उस दौरान मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने कहा कि ऐसे 50 मामले हमारे पास कोर्ट में आते हैं, एफआईआर्स होती हैं, उसके बाद इन मामलों में क्या होता है? क्या हम लोग देखते हैं रूटीन में, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़े सारे मामले, वो क्या कहानी है? कैसे मामले आते हैं और कैसे आप देखते हैं क्या कहानियाँ निकलती हैं उसमें से? देखिए सर, एक एफआईआर लगती है पुलिस ने, आप अगर एफआईआर की उस चीज पे जाएंगे जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, तो हथियार इन्वॉल्वमेंट बताई हुई है कि इसके पास हथियार थे। पुलिस जब इस चीज को लीड लेके इन्वेस्टिगेशन करेगी तो जाहिर सी बात है वो दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकती है, वो कर सकती है पुलिस, अगर वो शूट कर सकती है तो वो दूसरे उसके बाकी परिवार के लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकती है कि भाई आपके पास हथियार आए कहाँ से, इस बच्चे के पास हथियार पहुंचे, तो जाहिर सी बात है ये
किसी के जरिए से आए होंगे। जिनको पुलिस चाहेगी वो गोली मार सकती है, अगर तो वो ये भी कर सकती है कि वो दूसरे लोगों पे हथियार के केस डाल के वो उनको अंदर कर सकती है। गोली मारी पुलिस ने है, उन्होंने ये एडमिट भी किया है कि ये हमसे गलती हुई है, पर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। मैं इसी चीज को वहां पे पब्लिक के सामने, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां ये कह रहा था कि ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं अदालतों के अंदर। फिर अब ऐसे हालात में अदालतें जब नतीजे पे पहुंचती हैं, वो उन सिचुएशन में रेस्क्यू तो करती हैं, पर वहां तक लोगों की जिंदगियां, पैसा और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को बाहर आते हुए, इनोसेंट साबित हुए कि हमारा कोई कसूर नहीं था। तो ये क्या लोग जिन्होंने अपना बच्चा खोया, उसके बाद वो अपनी इस एफआईआर में अगर वो कल इनको इन्वॉल्व करते हैं, आज की डेट में तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि एफआईआर में कुछ नहीं होगा, आपका किसी दूसरे कौन था दूसरा लड़का हमें पता ही नहीं है, और हमने नामालूम लिखा है, पर मरा इसमें मारा कौन गया है, और ये इशू क्यों रेज हुआ है, गोली किसको लगी है। तो एफआईआर में अगर परवेज के साथ कोई था तो कोई बाहर से तो नहीं था ना। अब तो पुलिस कह रही है कि कोई नहीं था, अकेला था, कोई दूसरा नाम भी नहीं है, तो उसे मैं यही चीज कह रहा हूँ, एफआईआर में तो इन्वॉल्व किया ना, एफआईआर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, एफआईआर में ऊपर चीजें देखी जाएंगी, फ्यूचर के अंदर जो भी केस चलेगा या चालान पेश होगा या इन्वेस्टिगेशन जो सारा प्रोसेस होगा वो तो उसी पे होगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तो आ गई ना आपके पास, आप उसमें कंटेंट में डाल रहे हैं कि 2 लोग थे, ये थे, वो थे, और साइड बाय साइड आप ये भी कह रहे हैं। फिर हमारी ये मांग, इसीलिए ये मांग थी हमारी कि ठीक है आपने एक एफआईआर लगा ली, आप दूसरी एफआईआर भी लगा लीजिए जो इनका वर्जन है, जो इनके परिवार वालों का वर्जन है कि हमारे बच्चे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये ड्रग पेट, उसको ब्रांड कर दिया आपने, उसको मीडिया के बड़े सारे मीडिया हाउसेस ने भी, मतलब अनएथिकल अनचेक जर्नलिज्म, आपने उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, कोई पता ही नहीं लगाया, आपने तय तक गए ही नहीं कि ये जो बच्चा मरा है, जिसकी शहादत हुई है, ये क्यों हुई है, तो आपने मीडिया में चला दिया कि ये ड्रग पेडलर था और उसको पुलिस चेज कर रही थी तो गोली मारनी पड़ी। अब तो गोली का तो कानून ही नहीं है ना। आप सड़कों पे इस तरीके से अगर करने लगेंगे, गोलियां मार के मसले सॉर्ट आउट करने लगेंगे तो अदालतें बंद कर दीजिए, वकीलों का काम खत्म हो जाएगा, जजियों को की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर तो जाहिर सी बात है किसी को जिसको लगा कि फिर शर्री ला जो नाफिज करने की बात करते हैं तो फिर वैसा कर देना चाहिए कि कोई भी रिलीजियस कानून जो भी अगर लगता है कि जैसे शर्री कानून है, अगर तो आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, मौत के बदले मौत, तो आप वैसा नाफिज कर दीजिए कि सड़कों पे ही शरेआम जो है ये हो जाएगा, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई चालान, कोई तहकीकात, कोई गवाहियाँ, कोई शहादत, कोई जजेस की, ये इस सारी चीज़ों से भी जो है ये खजाना जो है सरकार का, ये पैसा लगाना ये बच जाएगा, कोर्टों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही फैसला कर लेंगे और सब कुछ ऐसे होगा। अच्छा, आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ अब इंक्वायरी कैसे हो रही है, कैसे इस केस को इसकी इंक्वायरी की जाएगी, कैसे ये पता लगाया जाएगा कि जो मुजरिम है उन्हें सज़ा होगी नहीं होगी, जो टीमें गठित की गई हैं वो कैसे काम कर रही हैं, और कैसे कैसे इंक्वायरी हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। आप ये कानून है इंडिया का कि एक जो इन्वेस्टिगेशन वाली एजेंसी, अपने ही लोग अगर उसमें कोई इन्वॉल्व हो तो वो उस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। जब अगर पुलिस के लोगों ने गोली चलाई है और पुलिस ने एक्सेप्ट किया है ये कि हमारी गोली से मारा गया है, तो पुलिस उसी एफआईआर वही पुलिस जो है इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, और इस पे कोई भी ये नहीं कर सकती कि उसके लिए हमारी ये डिमांड थी कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो जुडिशियल ऑफिसर की निगरानी में हो और सच्चाई सामने आए। उसके लिए आज जो हमारी कैबिनेट मंत्री हैं जावेद राणा साहब, वो वहाँ पे गए थे। उन्होंने वहाँ पे मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने सुना है मीडिया के ज़रिए से हमारे तक भी पहुँची है। एक तो उन्होंने कहा कि ड्यूल पावर सिस्टम जो है इसका शिकार हो रहे हैं हम लोग भी, और ये जो इनोसेंट जो मारा गया है इसके परिवार वाले ये लोग भी, क्योंकि पुलिस उनका ये मतलब मानना है कि पुलिस जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, मतलब और हाँ, हमारी जो सरकार है, उमर सरकार है, पुलिस उनके अंडर नहीं है, और एलजी के अंडर है, तो एलजी कुछ और कह रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने एलजी साहब से भी इस इशू पे मैंने रिक्वेस्ट करूंगा मैं मीडिया के जरिए कि वो इस चीज़ पे वो भी जो है नोटिस लें इसका। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि जो है बैलेंसिंग नहीं है,
यहाँ पे इस चीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मतलब सरकारों के अंदर उन्होंने ये ज़िक्र किया कि शेख अब्दुल्ला साहब के बाद अगर सरकारों के अंदर बैलेंस है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैलेंस करिए। इस चीज़ बैलेंस पे ज़ोर दिया। और दूसरा उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कही है कि उन्होंने कहा कि हम इस पे जुडिशियल इंक्वायरी करवाएँगे। ये उन्होंने आज अपनी मीडिया के ज़रिए, हमारी भी यही डिमांड है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी हो। जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो इस केस की भी होगी, और हम चाहते हैं कि जितने भी बाकी केसेस हैं, मक्खन दीन का केस बड़ा रिसेंटली वो बड़ा चर्चा में रहा है, उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड कोर्ट के ज़रिए। अब मैं इस बात के साथ में ये कहना मुनासिब समझूंगा, कितने केसेस हैं जो लोग अदालतों के अंदर आके ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके ही करवाएंगे। पुलिस का काम या पुलिस अपना काम ईमानदारी से क्यों ना करे? अगर उनको लगता है कि लोग अपना एक वर्शन लेके आते हैं तो वो उसमें ये क्यों कहते हैं कि एक इंसिडेंट पे एक जो है एफआईआर लगती है? ये तो हम हमारे अब हमें कल वहां पे भी सुनने में आया कि वो पुलिस के लोग कह रहे हैं जी आला अधिकारी, हमारे पास ऐसी ही बड़ी सारी जजमेंट्स जो हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हैं, कानून है, एफआईआर अगर डिफरेंट वर्जन है तो आप उस पर डिफरेंट जो है एफआईआर लगा सकते हैं। कंक्लूड करेंगे आप इन्वेस्टिगेशन के बाद कि क्या हुआ है, जो अगर उसमें ये एफआईआर का सच निकलता है या इसका निकलता है, पर वर्जन तो डिफरेंट है ना, अब उस डिफरेंट वर्जन पे आप क्यों एफआईआर नहीं लगा सकते? दूसरी बात कि अगर मक्खन के केस में कोर्ट में जाके हमें एफआईआर लगवानी पड़ी तो क्या इस केस में भी वही जरूरत पड़ेगी कि हमें कोर्ट में जाए, अदालतों में जाएंगे? इसीलिए हमारी ये रिक्वेस्ट थी। और जावेद राणा साहब ने भी इस चीज़ को आज जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लेटर लिखा था कल चीफ मिनिस्टर साहब को कि यहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी की जो है इजाज़त देनी चाहिए, ताकि जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए। अब पुलिस डिपार्टमेंट जिनके लोगों से को जो है एसआईटी में जो गठित किया है उन्हीं डिपार्टमेंट के लोग हैं, और उनको सस्पेंशन जो है ये पनिशमेंट नहीं है। ये तो ठीक है, पेंडिंग इंक्वायरी है, जब फ्यूचर में पता चलेगा तो वो बहाल कर देंगे, तो उसमें ये कोई पनिशमेंट तो है नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड रखते हैं, और यही एक रास्ता है कि हमें जो है वो इसको मक्खन दीन को भी और परवेज को भी हक दिला सकता है। जी, अभी सुधीर साहब पर आऊँगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सुधीर साहब, ये जो मामले हैं बढ़ क्यों रहे हैं, कारण क्या है? देखिए, बड़े कम शब्दों में जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को और ये घटनाएं हो रही हैं। आज परवेज़ है, कल कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। अगर इस केस में संज्ञान नहीं लिया गया, पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई अच्छे से नहीं की, क्योंकि अकरम साहब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर उसी डिपार्टमेंट के लोग इंक्वायरी करेंगे जो सिट बनाई गई है, उसी जिस डिपार्टमेंट के लोगों ने गोली चलाई, तो इन्हें संदेह है कि ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो ये जो चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो एसपी साउथ है ना, उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनके घर में गए, और जिन्होंने मारा था स्पेशल ब्रांच के वो लोग थे, वो उनके साथ थे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको सिचुएशन को वहाँ पे हैंडल करने की कोशिश की। जो लोगों में गुस्सा था उसको शांत करने के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये कोई ऐसा कोई पहला जो केस नहीं था। जैसे एडवोकेट साहब ने बताया कि मक्खन दीन कहा था, पुंछ वाला था, उसके बाद में उसी दिन में जीवन नगर वाला एक केस था। पुंछ वाला जो मामला है उसमें तो मीडिया की गलती है, उसमें डिपार्टमेंट की गलती है। हाँ, वो तो देखो, जो पहले तो मीडिया ने चलाया कि ये जो बंदा था ये पाकिस्तान से आया हुआ मिलिटेंट था। पुलिस का काम था उसको रोकने के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की थी, तो उनका काम था मीडिया को बताने के लिए, रोकने के लिए। अब वो कोर्ट में केस चल रहा, डिफेमेशन केस है, वो अलग इशू एक हो गया। अब यहाँ पे जैसे अब मैंने ये वाला केस जो जम्मू परवेज वाला केस है, परवेज के साथ साथ में एक और केस आपने देखा होगा, जीवन नगर वाला केस भी आया था। तो जीवन नगर वाले केस में उसकी लड़के की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया, वो कहीं एनकाउंटर में नहीं हुआ, नहीं तो उसको भी ये बोलते हैं उसकी भी शहादत हो गई है। तो ये जो पुलिस है, मैं यहाँ पे कहूँगा कि 2019 है, 19 के बाद में कुछ जो प्रोफेशनलिज्म आती है ना पुलिस के अंदर, वो गुम हो गई है। मतलब अब पुलिस जो है वो प्रोफेशनल काम नहीं कर रही है, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल, जो प्रोफेशनलिज्म है ना, जो जिसमें ये मानी जाती है पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि जब जो 90 की मिलिटेंसी थी, स्पीयर हेडली
वो उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही खत्म किया। खत्म किया था। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इवन यहाँ से हमारे लोग जो थे एसटीएफ के एसओजी के लोग पंजाब में जाते थे तभी उस समय के लिए, या पंजाब की मिलिटेंसी भी काम दोनों साइड चल रही थी ना, वहां से जाते थे। ये बोलना नहीं चाहिए। लेकिन 19 के बाद जब ये यूटी बनी, यूटी के बाद जो हमारे फोर्स के अंदर प्रोफेशनलिज्म जो थी पुलिस के अंदर, वो कहीं ना कहीं गुम हो गई, जिसकी वजह से ये जो तरीका है सड़क पे ही लोगों फैसला को जो है वो किया। सड़क पे ही फैसला किया जा रहा है। जैसे आपने यूपी ये बिहार में देखा होगा, ये यूपी बिहार नहीं है, जम्मू कश्मीर को सबसे एक खुशहाल और पढ़ा लिखा जो पढ़ी लिखी स्टेट माना जाता था। तो ये उसके साथ इसका कंपैरिजन करना, वो मैं कहूँगा कि बेइंसाफी है जम्मू कश्मीर के लोगों की और जम्मू कश्मीर के साथ ही। आप कह रहे हैं कि पुलिस को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। पुलिस को ऑब्वियसली जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। देखो, अगर सिचुएशन को जैसे वहां पे हैंडल किया, एसपी साउथ ने हैंडल किया, तो डीएसपी जो स्पेशल ब्रांच के थे, तो जब वो एनकाउंटर हुआ, मुझे यकीन है कि वो वहीं पे ही थे। क्योंकि स्पेशल ऑपरेशन जो ब्रांच है वो अकेले थोड़ी आ गई वहां पे। दो लोग अचानक से आए और सब कुछ हो गया। हाँ, स्पेशल उन्होंने गोली चलाई, वहां पे इतनी ज्यादा फोर्स थी। वो उसमें जो डीएसपी कौन था, वो आपने बोला कि डीएसपी, हमने बताया कि डीएसपी की गाड़ी उन्होंने की, वो डीएसपी कौन था? स्पेशल ब्रांच का ही होगा ना। तो सीनियर अधिकारी कौन थे आप ये कह रहे हैं, वो भी पता लगना चाहिए कौन कौन लोग थे, किनकी दिशा निर्देशों पे ये सब हुआ। ये ऑपरेशन जो किया था, जो जिन्होंने ड्रग्स वाला ये जो ब्रांडेड किया, ये स्पेशल ब्रांच ने किया था। स्पेशल ब्रांच का एक अलग से विंग होता है जिसको डीएसपी हेड करता है। तो उसमें एसपी भी होता है, एसएसपी भी होता है। लेकिन उसका जो एग्जीक्यूटिव फोर्स होती है, जैसे एसपी साउथ, एसपी जो ये डीएसपी नॉर्थ, डीएसपी साउथ, इसका कोई रोल नहीं होता। अब ओवरऑल जो जिम्मेवारी बनती थी वो थी साउथ की, एसपी साउथ की। अगर ये ऑपरेशन करने के लिए गए वहां पे, तो इन्होंने एसपी साउथ को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि हम सर वहां पे ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि ये लोकल पुलिस साथ में होती और मामला ऐसा ना होता। हाँ बिल्कुल, ये चीजें ऐसी नहीं होती। वो भी रेटिफाई कर दे ये बंदा बीच में है या नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज है, जैसे आपने देखा कि मैं यहाँ पे ये अगर कहूँगा, आप मानते हो कि ये ड्रग्स आपके कंट्रोल से बाहर चला गया, ये संसार जी आप इस बात को एडमिट करो। मैं कहता हूँ पुलिस को एडमिट करना चाहिए कि जो नशा है, नशे की वजह से हमारे यंग जो लड़के हैं उनकी मौत हो रही है, और जो ऑल ऑफ सडन वो मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, लोगों के घर खाली हो रहे हैं। वैसे भी आजकल एक या दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा रह जाता है या दोनों बच्चे होते हैं, उनकी डेथ हो रही है। ये नशा जो है, ये नशा कहाँ से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, इतनी मिकदार में, इतनी तादाद में कहाँ से आ रहा है? तो ये वाला इन्वेस्टिगेट, ये चीजें जो है उसको आप अलग करो ना। आप मारना किसी को मारने से उस चीज को अलग थोड़ा करोगे। अगर जो नशा आ रहा है, ड्रग्स आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, गुजरात में वहाँ पे जो एक प्राइवेट जो बड़ा टॉप बिजनेसमैन है उसकी पोर्ट से आ रहा है, तो आप वहाँ प्लग क्यों नहीं करते हो, है ना? या पाकिस्तान से आ रहा है तो बॉर्डर वो आता तो पाकिस्तान से है, लेकिन वो आता है जो हमारे कंट्री के जो है ना, भारतवर्ष का जो टॉप बिजनेसमैन आता है ना, उसके पोर्ट से आ रहा है, प्राइवेट जब उसको आउटसोर्स किया ना, उसकी पोर्ट से आ रहा है, तो आप वहाँ क्यों नहीं रोकते हो? जी, वहाँ रोको ना आप। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। एडवोकेट अकरम हमारे साथ थे और वरिष्ठ पत्रकार सुधीर हमारे साथ थे इस मामले पर चर्चा करने के लिए कि इनोसेंट लोगों की जान ना जाए और कोई भी और परवेज मौत के घाट ना चढ़े, पुलिस की गलती से या फिर ऐसे लोगों की गलती से जिनकी मंशा शायद ये थी। और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ी गहनता से की जानी चाहिए ताकि मुजरिम जो हैं उन पर कार्रवाई हो। और कार्रवाई कैसे होगी, यही इन दो लोगों से हमने जानने का प्रयास किया, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए और कोई परवेज़ मौत के घाट ना उतरे, वो अपनी जान ना गंवाए और किसी परिवार का चिराग ना बुझे।